नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और ईरान के आर्मी चीफ का राब्ता हुआ है। इससे पहले ईरान के आर्मी चीफ की सऊदी डिफेंस मिनिस्टर के साथ कॉल पर बात हुई है और उसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ का ईरान के आर्मी चीफ के साथ राब्ता हुआ है। किस तरह की हेल्प दी जा रही है पाकिस्तान से, ये बात करेंगे। और दूसरी तरफ अमेरिका इस वक्त कोशिश कर रहा है कि वो अब्राहम अकॉर्ड का दूसरा फेज कर सके और अब्राहम अकॉर्ड का जो डिक्लेयर गोल है वो ईरान के खिलाफ जो है वो फ्रंट बनाना है, यूनाइटेड फ्रंट बनाना है, जिसमें अमेरिका, इजराइल और मिडिल ईस्ट के ये ममालिक होंगे। लेकिन साथ ही कुछ देर पहले ईरान ने कहा है कि हम गल्फ के साथ रिलेशंस का एक नया अहद शुरू करने के लिए तैयार हैं। ये ईरान की जानिब से बड़ी पेशकश की गई है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और सुप्रीम लीडर से कुछ गैर मामूली चीजें सामने आ रही हैं। सुप्रीम लीडर से यह बात सामने आ रही है कि ईरान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको निशाना बनाने की अटेम्प्ट इजराइल ने की ड्यूरिंग द वॉर। और यह भी खबर सामने आ रही है, यह भी बात सामने आ रही है कि सुप्रीम लीडर को भी निशाना बनाने की अटेम्प्ट की गई थी। एक तो ट्रंप कह रहा है ना कि निशाना बनाएंगे, आज सुप्रीम लीडर से ये बात सामने आ रही है कि उनको निशाना बनाने की अटेम्प्ट की गई थी लेकिन वो फेल हो गई। और किस तरह से ईरान में जो बुनियादी मकसद था वो खाना जंगी का था, जिसमें इजराइल जब वो पूरी तरह से फेल हुआ है। और ईरान से अब बड़े हार्श इकदाम उठाए जा रहे हैं, इस तरह के इकदाम जिसमें ना ही सीज फायर के ऊपर कोई ट्रस्ट है, जिसमें ना ही IAEA के ऊपर कोई ट्रस्ट है, जिसमें ना ही अमेरिका के ऊपर कोई ट्रस्ट है और जिसमें ना ही ईरान किसी सूरत अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे पीछे हटने के लिए तैयार है। तो बड़े एग्रेसिव जो इकदाम है वो ईरान से उठाए जा रहे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसी दरमियान गजा का जो सीज फायर है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है। और प्यूटन और ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है इस्तांबुल के अंदर। प्यूटन और ट्रंप की मुलाकात करवाने की इस वक्त कोशिश जारी है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, आगाज करते हैं। एक बड़ा अनयूजुअल इस वक्त राब्ता हुआ है, यानी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो कि अभी ट्रंप से मिलकर आए हैं उनका और ईरान के आर्मी चीफ का। अच्छा, इस जंग के जो पहले 3-4 दिन थे उसमें ये खुलकर बातें आई कि पाकिस्तान जब वो ईरान की मदद कर रहा है, लेकिन फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ की ट्रंप के साथ जब मुलाकात होती है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ राब्ता होता है तो फिर चीजें बदलना शुरू हो गई कि यहां पर हो क्या रहा है। क्या पाकिस्तान ईरान की मदद कर रहा है या पाकिस्तान अमेरिका की मदद कर रहा है? वही पाकिस्तान है किस साइड के ऊपर है? क्या वो ईरान की साइड के ऊपर है या अमेरिका की साइड के ऊपर है? तो ये दरमियान में चीजें जब चलती रही, फिर बहुत सारी थ्योरीज घूमती रही कि पाकिस्तान जो है वो ईरान की ये मदद कर रहा है, इंटेलिजेंस मदद दे रहा है, मिसाइल दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इस तरह की चीजें भी चलती रही। तो आज जो ये राब्ता हुआ है पाकिस्तान के आर्मी चीफ का ईरान के आर्मी चीफ के साथ, उससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हुई है कि पाकिस्तान की जो मदद है वो ईरान के साथ रही है। और जो अमेरिका चाह रहा था, यानी पाकिस्तान ने ना भी नहीं की होगी, पाकिस्तान एक पुराना इत्तेहादी है अमेरिका का और पाकिस्तान इस तरह खुलकर अमेरिका को सारी बातें ना नहीं करता, लेकिन इसका मतलब वहां पर हाँ भी नहीं हुई। अगर कोई ऐसी गड़बड़ होती तो ये कॉल ईरान के आर्मी चीफ से आई है, कोई ऐसी गड़बड़ होती तो ये ना होता। और अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पूरी तरह से ईरान के साथ इंगेज रही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का 2 रोज कबल जो है वो ईरान के प्रेसिडेंट के साथ भी राब्ता हुआ है। और पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इस जंगबंदी के बाद कहा कि हम ईरान के लोगों को सलाम पेश करते हैं और ईरान की फौज ने बड़ी बहादुरी के साथ जंग लड़ी और इसमें फतह भाई हम सलाम पेश करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो भी थ्योरीज घूमती रही हो कि ईरान पाकिस्तान और अमेरिका या पाकिस्तान से अमेरिका जो भी चाहता रहा हो, पाकिस्तान की जो सपोर्ट है वो ईरान के साथ रही है। और ये बात ध्यान में रखें कि कुछ महीने कबल चाइना ने एक ट्रायलैटरल एग्रीमेंट करवाया था, जिसमें चाइना था, जिसमें पाकिस्तान था और तीसरा मुल्क ईरान था, जिसमें एक नेवल जो कॉपरेशन है वो करवाया गया था। तो देखिए, पाकिस्तान जो है उसका ज्यादा झुकाव चाइना की तरफ हो चुका है और चाइना का करीबी तरीन इत्तेहादी है ईरान। तो वैसे भी पाकिस्तान मतलब एक इस्लामी मुल्क है, ईरान और ब्रदर कंट्रीज हैं, तो ताल्लुकात हैं, फिर अवाम पूरी तरह से साथ खड़ी है ईरान के, पाकिस्तान के अवाम। तो पाकिस्तान की लीडरशिप इसको अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो ईरान के खिलाफ जाए। और स्ट्रेटजिकली अगर आप देखें तो वो भी उसको सूट नहीं करता कि स्ट्रेटजिकली वो एक ऐसा आप कह लें कि एरर करे, स्ट्रेटजिक एरर करे वो, कि रीजन में वो जहां पर सारी ताकतें इकट्ठी हो रही हैं साम्राज्य से लड़ने के लिए और वो अमेरिका के साथ जाकर खड़ा हो जाए, और जहां पर जंग असल में इजराइल के साथ हो रही है तो पाकिस्तान तो इजराइल को मानता ही नहीं है। और फिर चाइना को नाराज करके पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के साथ खड़ा नहीं हो सकता है। तो बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट राब्ता इस वक्त हुआ है। तो इसके साथ ये कंफर्मेशन आ रही है कि ये मामलात यहां पर अच्छे कॉपरेशन के साथ चल रहे हैं। और पाकिस्तान की मिलिट्री सारी बात है, एक ताकतवर तरीन मिलिट्री है। ये भी चीजें चल रही हैं, पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस सपोर्ट भी ईरान को दी है मुसाद के खिलाफ। ईरान मिलिट्री चीफ प्रेजेस पाकिस्तान बोल्ड स्टांस ड्यूरिंग यूएस इजरायली अग्रेशन। देखिए, ये ईरानी मीडिया है, सरकारी मीडिया है, और ईरान का जो आर्मी चीफ है वो तारीफ कर रहा है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान ने जो बोल्ड स्टांस लिया। तो अगर यहां पर कोई गड़बड़ होती तो ईरान को तो पता होता कि भाई पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा है या ईरान के खिलाफ इकदाम उठा रहा है, तो फिर ये मामला तो ना होता। तो इसका मतलब ये आज ये जबरदस्त कॉल यहां पर हुई है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ईरान के प्रेसिडेंट की अभी कुछ देर पहले जो स्टेटमेंट आई है वो बड़ी मानीखेज है, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है ना, देखिए उस मोड के ऊपर पहुंच गया है कि अब फैसले होने हैं।
फिलिस्तीन उसका फैसला होना है, मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी अलायंसेस का फैसला होना है। मिडिल ईस्ट पूरी तरह से रीशेप हो रहा है, बड़े फैसला कुन दिन आ गए। तो ईरान के प्रेसिडेंट की जरा स्टेटमेंट देखिए, वी आर रेडी टू ओपन अ न्यू चैप्टर इन रिलेशंस विद नेबर्स इन द गल्फ रीजन। और आगे उन्होंने कहा कि हम फुल स्केल लेवल के पर जाकर रिलेशंस गल्फ रीजन के साथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं। देखिए, अमेरिका यहां पर पुराना मॉडल लाना चाहता है, जिसमें यह है कि अमेरिका और गल्फ है, और फिर गल्फ ने आगे अब्राहम अकॉर्ड कर लिया इसराइल के साथ। तो अमेरिका, गल्फ और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज प्लस इसराइल, ये एक यूनाइटेड फ्रंट होगा ईरान के खिलाफ। ये मॉडल वो दोबारा लाना चाहते हैं अब्राहम अकॉर्ड की एक नई एपिसोड के साथ। और इस नई एपिसोड में इसराइल ने जो कुछ गजा में किया है उसको एक फेस सेविंग भी देनी है, और जो ईरान के खिलाफ उसकी शिकस्त हुई है उसको भी एक फेस सेविंग देनी है। तो वो इस मॉडल को दोबारा लाना चाहते हैं। और देखें, अगर ये मॉडल, अगर ईरान और गल्फ की दोस्ती हो जाती है तो फिर ये मॉडल, फिर तो सारा प्लान ही उनका खराब हो जाता है। वो असलहा बेच रहे हैं तो किस नाम के ऊपर बेच रहे हैं? ईरान से लड़ना है। आप जरा सोचे ना कि ईरान माइनस कर दें तो असलहा इस्तेमाल किसके खिलाफ होना है? ये तो सारे अरब कंट्रीज हैं, और एक टर्की है, टर्की के साथ भी अरब बेहतरीन ताल्लुकात हैं। तो ईरान को माइनस कर दिया तो बचा चीन और रूस से लड़ना है इन्होंने जाकर। ठीक है, इन्होंने जाकर चीन और रूस से तो असलहा देना किसके खिलाफ है? फिर कहते हैं हमने सिक्योरिटी देनी है। भाई सिक्योरिटी किसके खिलाफ देनी है? तो वो सारा मॉडल इनका फेल हो जाता है। और जो इसराइल का सारा खेल है वो बिगड़ जाता है, कि जिसमें ईरान को आइसोलेट किया गया। और अभी नेतन्याहू ने रिसेंट इंटरव्यू में यह भी कहा कि हमने यूनिफाइड जो अरब वर्ल्ड है उसको भी सिस्टमैटिकली डिवाइड किया। तो वो सारा खेल इसराइल जो है वो इसी बात के ऊपर खेलता रहा कि इनको डिवाइड करके फिर अरबों और फारस को आपस में लड़वा कर, और जो कोई दुश्मनी नहीं थी, और फिरका बनाना जो कुछ यहां पर हुआ है। तो यानी बड़े डिसाइडिंग दिन हैं। अमेरिका फाइनलाइज कर रहा है अब्राहम अकॉर्ड को, बार बार स्टेटमेंट्स दे रखा है अब्राहम अकॉर्ड होने जा रहा है। और आज ईरान कह रहा है कि हम गल्फ के साथ नया दौर शुरू करने के लिए तैयार हैं। तो अब्राहम अकॉर्ड किसके खिलाफ होना है? तो उनका प्लान इससे काफी फेल हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड किया, उसका ताल्लुक फलस्तीनी रियासत से नहीं था, वो प्योरली एक यूनाइटेड फ्रंट था ईरान के खिलाफ। तो अगर यहां ईरान के साथ ताल्लुकात बहाल हो जाते हैं, और जैसे डिफेंस सऊदी अरेबिया के डिफेंस मिनिस्टर की कॉल हुई है ईरान के साथ, और कतर के भी राब्ते हैं, ओमान के राब्ते हैं, मिस्र के साथ इस वक्त बड़े अच्छे राब्ते हो रहे हैं, तो फिर अब्राहम अकॉर्ड किसके खिलाफ करना है? फिर तो वो प्योरली लिंक होगा फलस्तीनी रियासत के साथ। तो फलस्तीनी रियासत की क्या इसराइल गारंटी देगा? क्या ट्रंप फलस्तीनी रियासत का अनाउंस करेगा? तो ये मामला उनके लिए और भी ज्यादा जो है ना, यानी फलस्तीनी रियासत के लिए फिर उनके मजीद प्रेशर आएगा ना। क्योंकि देखें, यहां पर इन्होंने पिछली एपिसोड में कंप्रोमाइज किया फलस्तीनी रियासत को और कहा कि नहीं, हमने तो चुके ईरान से लड़ना है। अब ईरान से तो नहीं लड़ना, तो फिर किस बात के ऊपर जाकर इसराइल के साथ दोस्ती करनी है? फिर फलस्तीनी रियासत मनवानी पड़ेगी ना। तो उनका जो सारा खेल है वो इसी बात के ऊपर चल रहा है कि ये गल्फ और ईरान आपस में लड़ते रहें। तो इस पर ईरान की ये स्टेटमेंट आना, यानी ये फैसला हो रहा है कि वो गल्फ जो है वो अब्राहम अकॉर्ड करेंगे, और उसी के तहत जो पुराना मॉडल था कि ईरान के खिलाफ लड़ना है उसकी तरफ जाएंगे, या ईरान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। तो ये बड़े डिसाइडिंग दिन है। और उधर से फलस्तीनी रियासत है, उसके बगैर तो मिडिल ईस्ट आगे नहीं बढ़ सकता। तो देखते हैं अगले आने वाले दिनों में क्या होगा। अच्छा, सुप्रीम लीडर जो हैं, उनके जो एडवाइजर हैं अली लैरिजानी, ये उनके पॉलिटिकल एडवाइजर हैं और करीब तरीन शख्सियत हैं। और इस वक्त जो भी सुप्रीम लीडर से बातें सामने आ रही हैं वो उनके एडवाइजर्स ही के थ्रू सामने आ रही हैं। तो इन्होंने आज कुछ गैर मामूली डेवलपमेंट्स बताई हैं, कुछ गैर मामूली बातें बताई हैं। इस सारी जंग में क्या कुछ होता रहा है, इजराइल अमेरिका का मकसद क्या था जिसमें वो फेल हुए हैं, और आगे ईरान की डायरेक्शन क्या होगी, ये बातें उन्होंने की हैं। एक तो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि नेशनल काउंसिल का, सुप्रीम नेशनल काउंसिल का इजलास हो रहा था, जिसमें पॉलिटिकल सारी जो फिगर्स हैं वो मौजूद थे। भाई सुप्रीम काउंसिल का इजलास हो रहा है तो सारे उनकी पॉलिटिकल जो शख्सियात हैं, लीडर्स हैं, वो मौजूद होंगे। उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसका मकसद यह था कि तमाम जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी इसमें निशाना बन जाए, ताकि मुकम्मल एक क्योस फैल जाए, लीडरशिप का एक क्योस फैल जाए। क्योंकि देखें, जो मिलिट्री लीडरशिप होती है उसको तो आप फौरी अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता आपका सदर अगर निशाना बन जाए, या उससे नीचे फिर वाइस प्रेसिडेंट, तो फिर फौरी तौर, क्योंकि वो तो इलेक्ट होकर आनी है ना, तो और फिर आपके सारे ओहदेदार उनको निशाना बना दिया जाए, तो वो तो एक बहुत बड़ा, मतलब खतरनाक, किसी भी मुल्क के लिए बड़ा खतरनाक मामला होगा। तो ये इन्होंने करने की कोशिश की, और साथ ही ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम लीडर को भी निशाना बनाने की इन्होंने अटेम्प्ट की है। ये अली लैरिजानी कह रहे हैं, बहुत ही करीब है सुप्रीम लीडर के, वो कह रहे हैं कि ये अटेम्प्ट की गई लेकिन इसमें ये फेल हुए। और साथ उन्होंने कहा है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो आगे बढ़ेगा। इजराइल अटैक्ड, इसमें बकायदा ये हमला हुआ है लेकिन इजराइल इसमें फेल हुआ। अ मीटिंग ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल टू एलिमिनेट आवर सीनियर ऑफिशियल्स एंड देन द सुप्रीम लीडर, बट इट फेल्ड। Israel targeted the meeting place of Iran Supreme National Security Council with the aim of eliminating the country's leader and important figures.
मिलिट्री लीडरशिप को निशाना बना दिया, अब जो तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसको भी निशाना बनाने का इन्होंने अटेम्प्ट किया। देन रीचिंग द सुप्रीम लीडर, और फिर सुप्रीम लीडर पर हमला। देन इट फेल टू डूइंग सो, बट इट फेल टू डूइंग सो, लेकिन ये फेल हो गया। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि ये हुआ है, इन्होंने करने, तो बिल्कुल वाज़ेह इनका जो मकसद है वो रिजीम चेंज था जिसमें ये फेल हुए। ये दुनिया के बच्चे को पता है, मिडिल ईस्ट के बच्चे को पता है कि ये रिजीम चेंज इनका मकसद था जिसमें ये फेल हुए। और अब नेतन्याहू और ट्रंप कह रहे हैं कि हाँ, हमने हिस्टोरिक विक्ट्री ईरान के ऊपर हासिल कर ली। नेतन्याहू कह रहा है हिस्टोरिक विक्ट्री हासिल कर ली है ईरान के ऊपर, और ट्रंप कह रहा है कि देखो मैंने दोनों की जंग रुकवा दी। यानी ट्रंप थर्ड पार्टी बन गया है और नेतन्याहू कह रहा है कि मैंने हिस्टोरिक। इनके मुंह के ऊपर जोर की चपेट पड़ी है, जोर की चपेट इनके मुंह के ऊपर पड़ी है। बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं यहां पर हुआ। इनके इतने खौफनाक अज़ाइम थे और इतनी बर्बरियत और सफाकियत के साथ ये ईरान पर हमला आवर हुए हैं, उनके साइंटिस्ट को शहीद किया, उनके अस्पतालों पर हमले किए। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जब एक मुल्क को खाना जंगी में धकेलने की कोशिश की जाती है तो उस मुल्क के साथ उसको कितने तकलीफ देने की यह बात होती है कि उनकी नस्लें तबाह हो जाएं। जिन मुल्कों में खाना जंगें छिड़ी है उनकी नस्लें तबाह हो गई हैं। इतना बड़ा खौफनाक प्रोजेक्ट जब ईरान के ऊपर लॉन्च करने की कोशिश की गई, इनके मुंह के ऊपर जोर की चपेट पड़ी और इनके गंदे काले स्याह चेहरे दुनिया के सामने भी आ गए। ठीक है ना, कि इनकी असलियत यह है। अच्छा जी, द आइडिया ऑफ इजराइल एंड अमेरिका इन दिस वॉर वाज द पीपल वुड टर्न अगेंस्ट द गवर्नमेंट एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। इसमें वाइटल कार्ड यह था कि लीडरशिप को निशाना बनाया जाए और लोग रिवोल्ट कर दें। यह बुनियादी इसका मकसद था। और इसमें यह था कि यह 24-48 घंटों में 4 दिनों के अंदर अंदर यह हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और यह इनकी खाम ख्याली थी कि मतलब ईरानियन जो लोग हैं वो इजराइल, देखें वो 20 महीनों से नहीं देख रहे गजा में क्या हो रहा है, लेबनान में क्या हो रहा है, यमन में क्या हो रहा है, शाम में इन्होंने क्या किया है। तो ईरानी अवाम जब इजराइल की मदद करते कि भाई आ जाओ इजराइल, तुम आ जाओ, तुम हमें आकर बचाओ, तो ईरानी अवाम जो है वो, उनको गवर्नमेंट से कोई मसला नहीं है। और जहां तक गवर्नमेंट से मसले वाली बात होती है तो क्या इजरायली सेटलर्स नेतन्याहू से खुश है? ट्रंप के खिलाफ कितने मुजाहरे हो रहे हैं। आप दुनिया की मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट से लोग आज के दौर में नाखुश होंगे। महंगाई है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये मतलब क्या बात हुई। और अगर लोग जैसे भी हैं तो तुम्हारे पास किसने इख्तियार दिया है कि तुम आकर हमला करो? खाना भाई, खाना जंगी छिड़वानी थी ना। असल बात यह है, द अल्टीमेट गोल ऑफ द इजरायली अटैक विच वाज सपोर्टेड बाय अमेरिका इज टू डिवाइड ईरान। और अल्टीमेट गोल यह था कि खाना जंगी के बाद इसको कई हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। यह खौफनाक रात थी, खौफनाक काली शैतानी ताकतें ईरान के ऊपर हमलावर हुई थी, लेकिन ईरान ने अपनी बहादुरी के साथ इसको शिकस्त दी है। अब वो इसके ऊपर कवर डालने की कोशिश कर रहे, नहीं हमारा तो ये मकसद ही नहीं था, हमारा तो मकसद न्यूक्लियर था। और ट्रंप अचानक जब उसने पीस का ढोल पीटना शुरू कर दिया है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते ये कितनी सफाकियत ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई। फिर उन्होंने कहा IAEA का जो चीफ है इज द वन हु पेव्ड द वे फॉर द वॉर। ईरान से बड़े सख्त जो इकदाम है इसके खिलाफ उठाए जा रहे हैं। और आज उन्होंने कहा है कि जो जंग हुई है इसका रास्ता इसी बंदे ने हमवार किया है। इसने बिला वजह का जवाब बनाया कि हम न्यूक्लियर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वी पोजेस न्यूक्लियर नॉलेज एंड कैन बिल्ड अगेन। ये उन्होंने बात की है कि नॉलेज हमारे पास है, वो एक बिल्डिंग मैटर नहीं करती, नॉलेज मैटर करता है। ये कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं था जो हमने इंस्टॉल कर लिया, हमें पता ही नहीं, इंपोर्टेड सॉफ्टवेयर। भाई ये नॉलेज है जो हमने खुद, हमें पता है कि वो न्यूक्लियर कैसे बनता है क्या। तो वो कह रहे हैं ये हमारा प्रोग्राम, इसको कुछ भी नहीं हुआ और ये आगे बढ़ेगा। और उन्होंने कहा कि IAEA के डायरेक्टर का जो बिहेवियर है हैज डेल्ट अ स्ट्रॉन्ग ब्लो टू द न्यूक्लियर NPT रिजीम। दुनिया की जितनी भी रियासतें हैं जिन्होंने ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन किया हुआ है, ये उनका एतमाद डैमेज किया इस बंदे ने। और यही बात रशिया भी कर रहा है, बाकी मालिक भी कर रहे हैं कि इन्होंने क्रेडिबिलिटी तबाह कर दी है। IAEA की क्रेडिबिलिटी भी गई और NPT की क्रेडिबिलिटी भी गई। कोई सिक्योरिटी गारंटीज नहीं है, ठीक है ना, कोई किसी के लिए सिक्योरिटी गारंटीज नहीं है। ये इन्होंने, आप आने वाले दिनों में देखिएगा, आने वाले महीनों में, सालों में, कि बहुत सारे ममालिक न्यूक्लियर पावर के तौर पर इमर्ज कर सकते हैं, जो दुनिया के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये यहां से सुप्रीम लीडर के जो एडवाइजर हैं उन्होंने बताया कि जंग में क्या हुआ, जंग का मकसद क्या था और आगे ईरान किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, न्यूक्लियर के डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा और बिल्कुल हार्श इकदाम उठाएगा। और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कि वी हैव एक्सेप्टेड अ सीज फायर बट वी डू नॉट ट्रस्ट दैट आवर एनिमी विल ऑनर इट्स कमिटमेंट्स एंड वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड। ये ईरान के वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हमें अगले राउंड के लिए तैयार होना होगा। कोई ट्रस्ट नहीं है किसी कमिटमेंट के ऊपर या सीज फायर के ऊपर, अगले मरहले के लिए तैयार होना होगा, ये वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं। और जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि ट्रंप की जो स्टेटमेंट आई है दैट आर एग्जांपल ऑफ डिसरिस्पेक्ट फॉर अ नेशन एंड एन एंशिएंट सिविलाइजेशन
एंड ऑफेंड द फीलिंग्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स इन द रीजन एंड द वर्ल्ड। ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं ट्रंप ने ये जो बातें की हैं इसने हमारे जो एहसासात हैं उनको मजरू किया है। हार्श इकदाम यहां से और हार्श स्टेटमेंट ईरान जब वो मतलब ट्रंप ने अपना वकार खराब किया है, अपनी क्रेडिबिलिटी खराब किया, उससे ज्यादा उसने यहां पर कुछ भी नहीं किया। वो बहुत अपने आप को चालाक समझता है, ठीक है ना, कि बस वो ही है और वो अपने आप को समझता है कि जो उसकी जुबान से निकल जाए बस वैसे ही। अब देखना इसका तकब्बुर उस वक्त चेक करे, कहता मैंने 60 दिन ईरान को दिए थे और 61st डे मैंने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। भाई तुम हो कौन 60 दिन देने वाले? बात यह है कि दुनिया में किसके पास ये अथॉरिटी है जो बताएगा कि इसके पास न्यूक्लियर होगा और इसके पास नहीं होगा? अगर आप कहते हैं कि ये IAEA है तो फिर IAEA अगर इस तरह से इस्तेमाल होगा तो फिर तो कौन किसके ऊपर एतबार करने वाला है? तो फिर कौन, मतलब आप कैसे कहेंगे कि इसके पास न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए जब आप उसके ऊपर हमला भी कर रहे हैं? तो ये दुनिया किसी की जागीर तो नहीं है, दुनिया एक अंडरस्टैंडिंग के तहत चलती है। वगरना जब छोटी सी ताकतें भी खड़ी हो जाती हैं, तो आज क्यूबा आप देख लें, अमेरिका के दरवाजे के ऊपर बैठा हुआ छोटा सा मुल्क 50 साल से अमेरिका को टक्कर दे रहा है। अमेरिका ने वहां पर मिलिट्री भी भेजी, फेल हुआ। तो जब दुनिया की कौमें फैसला कर लेती हैं, चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना हो, वो फिर साम्राज्य से भी टकरा जाती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से दुनिया नहीं चलती। दुनिया एक तहजीब से बात करने पर चलती है, ठीक है ना, दुनिया एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चलती है। ये जो ट्रंप ने रवैया अपनाया हुआ है ना, ऐसे दुनिया नहीं चलती, वो उसकी जागीर नहीं है दुनिया, और ना ही ये यूनिपोलर वर्ल्ड है। अभी डॉगलस मैकग्रेगर का ये स्टेटमेंट आया, उसने कहा है डॉलर के ऊपर तवज्जो दो, डॉलर एक रिजर्व करेंसी के तौर पर तेजी के साथ डैमेज हो रहा है, ठीक है। तो ये ट्रंप है ना कि हर किसी के इधर कनपट्टी के ऊपर बंदूक लगा के कि नहीं तुमने यही करना है। अच्छा जी, मैं चाइना पर टैरिफ लगाऊंगा, लेकिन चाइना ने अगर मेरे पर टैरिफ लगाया तो मैं 100% मजीद लगा दूंगा। मैं कनाडा पर लगाऊंगा, अगर कनाडा ने जवाबी मेरे पर लगाया तो मैं 200% लगा दूंगा। ऐसे दुनिया चलती है, ठीक है ना। तो ईरान के ऊपर हमला भी कर दिया, आप कह रहे हैं कि ईरान फौरी मुज़ाकरात के टेबल पर आए ऐसे तो नहीं ना होगा। और ईरान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने आप जरा देखिए बड़े हार्श इकदाम, उन्होंने कहा कि IAEA के जो इंस्पेक्टर्स हैं कैन नो लॉन्गर एंटर आवर फैसिलिटीज। ये ट्रंप ने अचीव किया कि वो IAEA वहां पर बैठी हुई थी, इंस्पेक्शन हो रही थी, सर्विलेंस हो रही थी, सारा मॉनिटर हो रहा था, ईरान टेबल के ऊपर बैठा हुआ था, निगोशिएशंस कर रहा था। अब ईरान ने कहा ना कोई इस तरह की बात है और ये IAEA वाले हम दाखिल नहीं होने देंगे इनको यहां पर। अच्छा, जंग से पहले ये होता कि यार ये ईरान क्या कर रहा है, ये ईरान के ऊपर ये हमला कर देंगे। भाई अब तो हमला कर दिया ना, तो शिकस्त हो गई है, बात ये अब दोबारा हमला करेंगे तो कर ले। तो इस तरह तो मामले नहीं चलते। इफ द अमेरिकन्स वांट टू इंपोज देयर कंडीशंस ऑन अस, नेगोशिएटिंग विद देम इज इम्पॉसिबल। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये नामुमकिन है कि अमेरिकन के साथ जो कि अपनी कंडीशंस हमारे पर इंपोज करना चाहते हैं वो नहीं होगा। अब हम देखें ना कि इजराइल और अमेरिका का रवैया इस रीजन में या ओवरऑल अमेरिका का रवैया क्या रहा है। खासकर रीजन में इजराइल और अमेरिका जाकर जब किसी से निगोशिएशंस करते हैं तो उनके निगोशिएशंस क्या होते हैं, वो स्टार्ट ही सरेंडर से होते हैं। हिजबुल्लाह सरेंडर, हूती सरेंडर, ईरान सरेंडर, हमास सरेंडर, उनके निगोशिएशंस ही सरेंडर से शुरू होते हैं। यानी वो चीज जो उन्होंने कोई जंग के बाद हासिल करता है वो कहते हैं सरेंडर करो। तो ऐसे तो नहीं मामला हल होते, और इसी वजह से हल हुए भी नहीं है। और हमास 21 महीने लड़ी है, इनको शिकस्त दिया उन्होंने, और अब ये भागते फिरते हैं, अच्छा अभी अब्राहम अकॉर्ड कर लेंगे, अच्छा ये कर लेंगे, फेस सेविंग कर रहे हैं। और नेतन्याहू बुज़दिल तरीन, ये शख्स बुज़दिल तरीन और जालिम तरीन शख्स, दुनिया का ये जालिम तरीन शख्स के तौर पर याद रखा जाएगा और ये अपने अंजाम को पहुंचेगा। और इजराइलियों को सोचना चाहिए कि ये क्या देकर जा रहा है उनको। अब जनाब कह रहा है कि मेरे ट्रायल जो है वो उससे मुझे प्रोटेक्शन दी जाए। और अगली बात सुनिए, ईरान कह रहा है कि यूरेनियम की जो इनरिचमेंट है विल नेवर स्टॉप, यूरेनियम की इनरिचमेंट भी नहीं रोकेंगे। ये ईरान के आगे पीछे ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं। उधर वो कह रहे हैं गल्फ से ताल्लुकात आगे बढ़ाएंगे, इधर वो कह रहे हैं IAEA को दाखिल नहीं होने देंगे, साथ वो कह रहे हैं यूरेनियम इनरिचमेंट जब वो आगे बढ़ेगी। और वाशिंगटन पोस्ट क्या लिख रहा है, वाशिंगटन इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशंस फ्रॉम इरानियन ऑफिशियल्स who said the damage from American bombing was less than expected। वाशिंगटन पोस्ट ने ये छाप दिया है कि ईरानियन ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन से भी कम नुकसान हुआ है जो अमेरिका ने हमला किया। और फाइनेंशियल टाइम ये कह रहा है असेसमेंट इंडिकेट दैट ईरान स्टॉक पाइल ऑफ इनरिच्ड यूरेनियम वाज नॉट कंसंट्रेटेड एट फर्दो एट द टाइम ऑफ अटैक। फर्दो में उनकी इनरिचमेंट यूरेनियम है वो थी नहीं, जो ट्रंप रोजाना सुबह शाम कह रहा है नहीं हमने तबाह कर दिया, वो यूरेनियम वहीं पर थी, फलां था। फाइनेंशियल टाइम कह रहा है कि कोई वहां पर यूरेनियम जब नहीं थी, ठीक है। तो ये बात हो गई। और जो प्रेसिडेंट मडोरो हैं, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट, उन्होंने जो ईरानियन एंकर हैं सहर इमामी, जो उस वक्त लाइव ट्रांसमिशन कर रही थी जब अमेरिका ने अटैक किया था, उनको अपना जो सबसे बड़ा अवार्ड है साइमन बोलिवर अवार्ड, उससे नवाजा है प्रेसिडेंट मडोरो ने। तो लतीनी अमेरिका भी खड़ा है। फिर HRF जो है, हिंद रजब फाउंडेशन, उन्होंने न्यू एक लॉसूट फाइल किया है ICC के अंदर विद न्यू एविडेंस अगेंस्ट नेतन्याहू एग्जीक्यूशनर इन गाजा। तो अब यहां पर ये कह रहे हैं कि गजा में हमारे गोल्स अचीव हो गए हैं। जरा इजरायली मीडिया देखिए,
हमास हैज नॉट येट बीन डिफीटेड एंड द डिक्लेयर वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैव नॉट बीन अचीव्ड, ये इजरायली मीडिया कह रहा है। तो वो उनको भी पता है कि क्या हो रहा है। और लेपिड ने ट्रंप के खिलाफ स्टेटमेंट जारी की है, जो अपोजिशन लीडर है इजराइल का, कि ट्रंप रिक्वेस्ट टू नेतन्याहू ट्रायल, इजराइल इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड देयर इज नो रीजन टू इंटरफेयर इन आवर जुडिशियल सिस्टम। वो आप देख रहे हैं इजराइल का बेड़ा गर्क हो रहा है और वो कह रहा है ट्रायल माफ करो भाई, ये उनकी स्टेट का मामला है। तो बहरहाल ये उनके लिए मजीद क्राइसिस है। अब जरा ये खबर देखिए, इजराइल फेसेस इंटरनल रिफ्ट ओवर अनफंडेड वॉर ऑपरेशंस। अब ये ताजा खबर के मुताबिक वो फंड का इशू बन गया है कि आर्मी को फंड जारी नहीं हो रहे और वो कह रहे हैं कि फौरी फंड जब जारी किए जाएं और उनको शदीद मसाइल का सामना, ये इकोनॉमिक सूरत हाल है। और वहां पर पता चला है कि जंग आलूद असलहा जब इस्तेमाल हो रहा है। और आखिरी हेडलाइन देखिए, टॉप यूएस यूनिवर्सिटीज टर्न इनटू कॉर्पोरेशंस आफ्टर ट्रंप ग्रांट कट्स। ट्रंप ने जो फंड कट किया है उसके बाद यूनिवर्सिटीज कॉर्पोरेशंस में बदल गई हैं, कमर्शियल इदारे बन गए, यानी कॉर्पोरेशंस बन गई हैं। मतलब उन्होंने फीसें ही इतनी बढ़ा दी हैं, एक्सपेंसेस इतने बढ़ा दिए हैं। सो ट्रंप की बस बातें एक तरफ हैं लेकिन हकायक दूसरी तरफ है। और खुद अमेरिकन मीडिया अगर उनके जो संजीदा जो उनके एक्सपर्ट्स हैं, और टकर कार्लसन जैसा बंदा जो करीबी तरीन है ट्रंप के, उनके आप तजिए सुने तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रंप अमेरिका को किस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है। और जो रवांडा और ये डील हुई है ना, उस पर भी चाइना ने कहा हम क्लोजली मॉनिटर जो है वो कर रहे हैं, क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, वहां चाइनीज कंपनीज ऑलरेडी बैठी हुई हैं। तो ये ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज लगा करें। इजाजत, अल्लाह हाफिज।